हेलो एवरीवन, आई शिव बिश्नोई एंड वेलकम यू ऑल टू बिश्नोई मेडिकल क्लासेस। तो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है फार्माकाइनेटिक्स पार्ट 2। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका ये बायो अवेलेबिलिटी एंड सेकंड वन इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो मेरी फार्माकाइनेटिक्स की फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको ड्रग एब्जॉर्प्शन वाला टॉपिक कराया था। अगर आपको मेरी वो वाली वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे बायो अवेलेबिलिटी से। तो आगे देखो, तो यहाँ पे देखो ये जो बायो अवेलेबिलिटी है, यहाँ से तुम लोग इसको अच्छे से समझ सकते हो। देखो जो बायो अवेलेबिलिटी है ये दो वर्ड से मिलके बना है। जो तुम्हारे यहाँ पे फर्स्ट वर्ड निकल के आ रहा है बायो अवेलेबिलिटी में वो है तुम्हारा बायो, और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अवेलेबिलिटी। अब देखो जो बायो है, बायो का मतलब तुम्हें क्लियर है क्या है? बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो वर्ड अवेलेबिलिटी है उसका मतलब है टू मेक अवेलेबल, टू मेक अवेलेबल। ठीक है, तो यहीं से तुम्हें एक आइडिया मिल गया कि बायो अवेलेबिलिटी क्या है। टू मेक अवेलेबल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज द बायो अवेलेबिलिटी। तो आगे बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन देखो। हाँ, तो यहाँ पे ये जो बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन है ये क्या कहती है? देखो, बायो अवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम इट्स डोसेज फॉर्म। अब ये डेफिनेशन को समझो, इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आगे देखो एक बार, तो यहां पे तुम लोग देख सकते हो, समझ लो मैंने तुम्हें कोई भी एक टैबलेट दिया खाने के लिए, ठीक है? मान लो ये मैंने तुम्हें टैबलेट दिया यहाँ पे एक, ये यहाँ पे, ठीक है? अब कौन सी टैबलेट दिया? समझ लो कि मैंने तुम्हें 1000 mg PCM दे दी, पैरासीटामोल, ठीक है? तो जैसे ही तुम लोग उस दवाई को इनटेक करोगे वो तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगी, फिर वो तुम्हारी पहुंचेगी यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगी, ठीक है? अब यहाँ से वो ड्रग क्या है, तुम्हारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगी वो, ठीक है? अब जितनी अमाउंट तुम्हारी ड्रग की ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हुई है वो है तुम्हारी बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है? इसको और अच्छे से समझो, मैंने तुम लोगों को क्या दी थी? 1000 mg PCM दिया था। अब जो तुम्हारी बॉडी में जो PCM है जो ब्लड के अंदर, वो टोटल 1000 mg नहीं पहुंचने वाला। सपोज उसमें से तुम लोगों का 80% चला गया, ठीक है? 800 mg जो PCM था वो तुम्हारे ब्लड के अंदर चला गया, और जो पीछे तुम्हारा 200 mg रह गया वो कहाँ जाएगा? वो तुम्हारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब कि जो तुम डोज ले रहे हो दवाई की, वो सारी दवाई तुम्हारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी, कुछ अमाउंट उसकी एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो जो अमाउंट तुम्हारी ड्रग की एब्जॉर्ब हो रही है तुम्हारी बॉडी के अंदर, ठीक है, और वो क्या रेट पे हो रही है, मतलब वो कितने टाइम में हो रही है, उसको हम बोलते हैं ये बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है? रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम इट्स डोसेज फॉर्म, ये तुम्हारी बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है? इसमें एक बहुत अच्छा फैक्ट लिखा हुआ है कि इंट्रावेनस बायो अवेलेबिलिटी इज 100%। इसका मतलब कि मैं तुम्हें अगर कोई भी फ्लूइड IV दे रहा हूं तो उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 100% होगी। मतलब कि उसकी मैं जितनी भी तुम्हें डोज दे रहा हूं वो तुम्हारी सारी डोज डायरेक्टली तुम्हारे ब्लड में जा रही है, और कोई भी डोज तुम्हारे डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट नहीं होगी, ठीक है? और देखो जो नेक्स्ट यहाँ पे फैक्ट है वो है ओरल रूट बायो अवेलेबिलिटी इज लेस। जैसे कि मैंने अभी तुम्हें आगे बताया था कि जो भी दवाई तुम ओरल रूट से ले रहे हो उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या है? सबसे कम होने वाली है, क्योंकि उसमें से जो मोस्ट ऑफ द तुम्हारी मेडिसिन है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। तो ये थी तुम्हारी बायो अवेलेबिलिटी। आई होप कि आपको बायो अवेलेबिलिटी अब क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं वहां पे आपको डेफिनेटली इस चीज़ का रिप्लाई करूंगा। तो अब बायो अवेलेबिलिटी खत्म होने के बाद में आगे आ जाओ, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तुम्हारा ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब देखो ड्रग एब्जॉर्प्शन वाला टॉपिक करेंगे अब हम। आगे आओ जरा। हाँ, तो यहाँ पे तुम लोग ड्रग एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन देख सकते हो। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है?
ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग इज ट्रांसपोर्टेड एंड डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द बॉडी आफ्टर द एब्जॉर्प्शन। अब देखो, जो ड्रग है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी है, और अब जो ड्रग तुम्हारी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी है, अब वो ड्रग क्या है, तुम्हारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसी को हम बोलते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार फिर से उस डायग्राम पे आओ, वहाँ पे मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे से समझा पाऊंगा। अब देखो यहाँ पे ये वही डायग्राम आगे फिर से, ये तुम्हारा सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब यहाँ पे मैं ना एक हार्ट बनाता हूँ, ये लो, ये बन गया तुम्हारा यहाँ पे हार्ट, ठीक है। और ये इसमें से कुछ ब्लड वेसल्स निकल के आ रही हैं, तो हार्ट की ब्लड वेसल ये इंटेस्टाइन के पास में से भी जा रही है, ठीक है। अब देखो, तो जो भी तुम लोगों ने मेडिसिन खाई थी वो तुम्हारे इंटेस्टाइन में पहुंच गई थी, फिर यहाँ से वो तुम्हारे ब्लड के अंदर क्या है, एब्जॉर्ब हो चुकी है यहाँ से मेडिसिन, ठीक है। अब यहाँ से वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद में जो ये ब्लड वेसल्स है वो इन सभी ड्रग्स को तुम्हारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। ये ड्रग अब तुम्हारे हर एक बॉडी के सेल के पास जाएगी, अब जिसको ज़रूरत है वो इसको यूटिलाइज करेगा। तो ये है तुम्हारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप कि आपको ये डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब फिर से पीछे वाली स्लाइड पे आओ एक बार। हाँ, तो यहाँ पे ये तुम लोग डेफिनेशन लिख सकते हो इसकी, बहुत अच्छी, मैं एक डेफिनेशन ढूंढ के लाया हूँ। और नेक्स्ट इसमें जो फैक्ट लिखा है, इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द टारगेट साइड ऑफ एक्शन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन टू अदर टिश्यू एंड द ऑर्गन। ये फिर से वही बात आगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जो तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेशन की साइट है वहां से लेके जो एक्शन साइट है, ठीक है, मान लो तुम पीसीएम ले रहे हो, तुमने वो एडमिनिस्ट्रेट की तुम्हारे ओरल रूट से, ठीक है, तो तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन रूट कौन सा हो गया, ओरल। अब साइट ऑफ एक्शन मान लो तुम लोगों ने वो किसके लिए ली, स्टमक पेन के लिए लिया, फिर एब्डोमिनल पेन के लिए लिया, तो फिर जो तुम्हारा साइट आ गई एक्शन की वो है तुम्हारा स्टमक, ठीक है। तो ओरल रूट से जो तुमने ड्रग ली उसको साइट ऑफ एक्शन में पहुंचने तक कितना टाइम लगा, वो तुम्हारा आएगा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। टाइम नहीं कि वो किस तरह से पहुंची, वो आएगा तुम्हारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब आगे देखो जरा, हाँ, तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये कुछ फैक्टर्स लिखाए हुए हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, ये उसको नेगेटिवली भी अफेक्ट कर सकते हैं और पॉजिटिवली भी। तो अब देखो आगे, हाँ, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है जो फर्स्ट फैक्टर है जो तुम्हारी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है वो है ब्लड फ्लो एंड सर्कुलेशन। यहाँ पे देखो ब्लड फ्लो एंड सर्कुलेशन, तो ब्लड फ्लो एंड सर्कुलेशन में क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू एन ऑर्गन और टिश्यू इंक्रीज द ड्रग डिलीवरी। अब तुम्हारी बॉडी में जिस ऑर्गन या फिर जिस पार्ट में जो सर्कुलेशन या फिर ब्लड फ्लो सबसे ज्यादा है वहीं पे तुम्हारी ये ड्रग ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करने में कौन हेल्प कर रहा है, तुम्हारा ब्लड। तुम्हारी जो भी ड्रग है वो तुम्हारे ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो जहाँ पे ब्लड सप्लाई सबसे ज़्यादा होगा, जहाँ पे ब्लड सबसे ज़्यादा जाएगा, वहीं पे तुम्हारी जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा होने वाली है। और अब नेक्स्ट फैक्टर देखो वो है परमेबिलिटी टू द सेल। अब देखो जो भी तुम्हारी बॉडी का सेल है, ठीक है, जिसको उस ड्रग की ज़रूरत है, अब उसकी परमेबिलिटी भी यहाँ पे बहुत अफेक्ट कर रही है। मान लो ये तुम्हारी बॉडी का सेल आ गया, अब ये इसकी एक लेयर है, ठीक है। अब इस लेयर की अगर परमेबिलिटी क्या है, हाई है, तो यहाँ पे ड्रग क्या है, इजीली एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। हाई परमेबिलिटी, ड्रग विल बी इजीली एब्जॉर्ब भी इजीली होगी, सॉरी, और डिस्ट्रीब्यूट भी इजीली होगी, ठीक है। इजीली एब्जॉर्ब एज वेल एज इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड, तुम दोनों लाइन यहाँ पे लिख सकते हो। देखो इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड भी लिख देता हूँ, इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब आगे देखो, नेक्स्ट आगे ये तुम्हारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो तुम्हारी ये लिपिड सॉल्युबिलिटी। अब ये लिपिड सॉल्युबिलिटी क्या कहता है, हाइयर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैव मोर डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो तुम्हारी जितनी भी ड्रग है
जो लिपिड सोल्यूबल हैं, ठीक है, कुछ ऐसी ड्रग्स जो लिपिड्स क्या होते हैं तुम्हारे फैट्स, जो फैट के अंदर इजीली सोल्यूबल हो जाए या फिर इजीली घुल जाए जो फैट में, वो वाली ड्रग तुम्हारी क्या है, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब नेक्स्ट फैक्ट पे हो, नेक्स्ट फैक्ट है मॉलिक्यूलर वेट। अब लो मॉलिक्यूलर वेट ड्रग डिफ्यूज मोर इजीली थ्रू टिश्यू। अब देखो तुम्हारी कोई भी ऐसी ड्रग जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कम है, मान लो ये ड्रग आ गई जिसका लो मॉलिक्यूलर वेट है, MW लिख देता हूं मैं मॉलिक्यूलर वेट का, तो वो वाली ड्रग क्या है तुम्हारी, इजीली डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जो है तुम्हारा बॉडी कॉम्पोजिशन, ये एक बहुत अच्छा फैक्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फैट सॉल्यूबल ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूटेड मोर एक्सटेंसिवली इन ओबीज इंडिविजुअल। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि जो भी ओबीज पर्सन है, जो मोटे लोग हैं, ठीक है, जो फैट सॉल्यूबल ड्रग है वो उनके अंदर ज़्यादा इजीली और ज़्यादा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगी। फैट सॉल्यूबल ड्रग मोटे लोगों के अंदर, फैटी लोगों के अंदर ज़्यादा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगी। तो ये थे हमारे यहाँ पे कुछ हम लोगों ने किए हैं। अब ये 5 फैक्टर्स जो तुम्हारी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। अब आ गया वो, तो यहाँ पे ये तुम्हारी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक बहुत अच्छा पॉइंट है, उसको समझो ज़रा। यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, ब्लड ब्रेन बैरियर। अब देखो ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर, एक मिनट रुको ज़रा, या हाँ, तो अब देखो ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये क्या है, इसको बी भी बोल देते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट लाइंस द इनर सरफेस ऑफ द ब्लड वेसल इनसाइड योर ब्रेन। इसको ना कुछ इस तरह से समझो, देखो जो भी तुम्हारा ब्रेन है ना, उसके अंदर ऐसी कोई भी ऐरी गैरी चीज को वो घुसने नहीं देता, ठीक है, अपने अंदर। वो कुछ लिमिटेड और कुछ सिलेक्टिव चीजें हैं जो तुम्हारे ब्रेन की अंदर आ सकती हैं, और वो भी तुम्हारी सर्कुलेशन के थ्रू। अब मान लो मैं तुम्हें कोई भी मेडिसिन दे दी, जैसे मैंने तुम्हें पैरास्टामोल दे दिया, फिर कोई भी मैं तुम्हें मेडिसिन दे दी, तो वो हर एक मेडिसिन की इतनी औकात नहीं है कि वो तुम्हारे ब्रेन के अंदर चली जाए तुम्हारी सर्कुलेशन के थ्रू, ठीक है, क्योंकि उसको वहां पे प्रोटेक्ट करने के लिए एक चीज बैठी है जो है तुम्हारा BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है यही उस ड्रग को या फिर किसी भी सब्सटेंस को तुम्हारे ब्रेन के अंदर एंटर करने से रोकता है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो जो भी तुम्हारी ब्लड वेसल्स ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, ठीक है, सपोज ये तुम्हारी ब्लड वेसल है, ठीक है, ये तुम्हारा ब्रेन है, ये तुम्हारा ब्रेन है, ये तुम्हारी ब्लड वेसल है। अब ये जो इसके पास जा रही है, अब जो नॉर्मल ब्लड वेसल के अंदर जो एंडोथेलियम लाइनिंग होती है, इस और जो तुम्हारी ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है, जो उस ब्लड वेसल की एंडोथेलियम लाइनिंग होती है, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, ठीक है। जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है उसको, उसकी जो एंडोथेलियम लाइनिंग है वो कुछ अलग तरह से, कुछ स्पेशलाइज्ड होती है कि जो वो हर एक चीज़ को अंदर एंटर नहीं करने देती, और वही चीज़ है तुम्हारा ब्लड ब्रेन बैरियर। और इसीलिए यहाँ पे ये एक फैक्ट लिख रखा है, पैथोजन सच एज बैक्टीरिया और वायरसेस एंड मैनी टॉक्सिन सब्सटेंस जनरली कांट गेट पास थ्रू BBB, योर ब्लड ब्रेन बैरियर। सो दिस वाज योर ब्लड ब्रेन बैरियर। अब इसका देखो कि इस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे ना लिखा हुआ है व्हाट कैन पास थ्रू BBB, क्या क्या चीजें हैं जो तुम्हारे ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू पास कर सकती हैं। योर ऑक्सीजन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स, सर्टेन हॉर्मोन्स, हर एक हॉर्मोन नहीं, कुछ हॉर्मोन जैसे इंसुलिन हो गया, थायराइड हॉर्मोन्स हो गया, वो तुम्हारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। और नेक्स्ट आ गई तुम्हारा न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये भी तुम्हारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या कहते हैं, पास कर सकते हैं।
तो ये आ गए तुम्हारे वो 5 पॉइंट्स। अब आगे देखो, व्हाट काइंड ऑफ ड्रग्स कैन पास थ्रू बीबीबी। अब देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि हर एक ड्रग की इतनी औकात नहीं है कि वो तुम्हारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके, ठीक है। तो उनकी भी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है। तो ऐसी कौन सी ड्रग्स है जो तुम्हारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। जो फर्स्ट है वो है लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स। तुम्हारी बॉडी के अंदर, सॉरी, दुनिया में जितनी भी लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स हैं वो सभी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट आप ये मान के चलो कि मोस्ट ऑफ द लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स तुम्हारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। और अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है तुम्हारा ड्रग विद लो मॉलिक्यूलर वेट। अब जिस भी ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट है वो अगर लो है तो वो ड्रग भी इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को पास कर सकती है। अब जिस ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट लो है तो उसका पार्टिकल साइज भी कम होगा, पार्टिकल साइज स्मॉल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो मैं तुम्हें कुछ ऐसी ड्रग्स बताता हूं जो तुम्हारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं। हालांकि एग्जांपल के लिए याद कर लो, वैसे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं पर तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि तुम्हारी ड्रग्स जो अल्कोहल होती है, ठीक है, वो तुम्हारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। अल्कोहल तुम्हारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि जो अल्कोहल कंज्यूमर्स होते हैं उनकी जो सेंसरी परसेप्शन होती है वो थोड़ी डिले हो जाती है। और क्यों होती है? क्योंकि वो तुम्हारे डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। और वो नर्वस सिस्टम पे एक्ट क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसे रोकने के लिए ब्लड ब्रेन बैरियर जो बीबी है वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो, और जैसे तुम ले लो एनेस्थीसिया हो गया, वो भी तुम्हारे बीबी को क्रॉस कर सकता है, एनेस्थीसिया। और मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं वो भी तुम्हारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं। जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आ गई, और जो ओपियोइड्स आ गए, जो ओपीएम वगैरह होती है, ठीक। ओपियोइड्स की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है जो कि है ट्रामाडोल। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो तुम्हारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।